वेरी मच। और भाई। मैं आज सर का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब अपने लोग माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। और अपने छतरपुर मध्य प्रदेश से मैं शैलेश कवि से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें, क्योंकि काफी लोग आज नए हैं। उसके जी बाद फिर उद्बोधन सर का रिक्वेस्ट करेंगे अपने सरस्वती पुत्र श्री देवेंद्र पांडे जी से कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। शैलेश भाई। जी सर, सभी को नमस्कार। और जितने भी हमारे नए साथी हैं और जो पुराने साथी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा सभी से कि अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए। थोड़ी देर में मैं भी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दूंगा, जैसे ही देवेंद्र पांडे जी का परिचय दे दूंगा। आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, आज आपने बड़ी कम समय में और आपात परिस्थितियों में हम लोग का साथ दिया, जिसके लिए आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैसा कि हमको हर्ष सर ने बताया कि लगभग 8 बजे ये खबर आती है कि ब्रजेश सर जी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। तो गड़बड़ हो जाता है, सब एकदम से समझ में नहीं आता किसको बुलाएं किसको बुलाएं। फिर अचानक आपका ध्यान आता है और साक्षात संकट मोचक हनुमान जी महाराज बन के आज हम लोग के बीच में पधारे। आपका धन्यवाद। और आपका हमारे उपकाश के वेबिनार से बेहद लगाव है। आप कई बार हमारे बीच में आ चुके हैं। जैसे तीसरी वेबिनार में हमारे साथ थे, उसके बाद 24वीं वेबिनार में हमारे साथ थे, 89वीं वेबिनार में हमारे साथ थे, और अभी पिछले 118वीं वेबिनार में हमारे साथ रहे आप। साथ साथ लास्ट में 25/4 को जो हमारी वेबिनार थी उसमें भी आप थे। तो आपका और हमारा संबंध काफी पुराना है, और आपने जिस तरह हमारा आज सहयोग दिया उसके लिए मैं आपसे आपका परिचय आपके सामने रखता हूँ। आप कानपुर से हैं और आप बीकॉम किए हैं VSSD कॉलेज से कानपुर से 1987 में। उसके बाद आपने LLB किया उसी कॉलेज का VSSD कॉलेज कानपुर से 1990 में। इसके बाद आपने बीएड किया 1991 में। इसके अलावा आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को 7/2/2092 से आप संबंधित हैं। इसके अलावा आप एक्स जनरल सेक्रेटरी रहे 2015-16 के पीरियड में। ग्रुप डिस्कशन कमेटी के आप सदस्य रहे, चेयरमैन रहे 22-23 में। सेट टेस्ट बार एसोसिएशन कानपुर के को चेयरमैन रहे। इंडायरेक्ट टैक्स स्टडी कमेटी सर्किल ऑफ कानपुर के 2 बार 2022-23 के बीच में। और इसके बाद आपको उपकाश पंच रत्न अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आपका एक यूट्यूब चैनल है टैक्स DKB, यानी कि देवेंद्र कुमार पांडे टैक्स डी का नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। ये इसमें आपके लगभग 11.6 हजार से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं और 10 लाख से ऊपर आपके व्यू हो चुके हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि आप अनेकों बार हमारे साथ रहे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स बार एसोसिएशन जो कानपुर की है, उसमें आपने उसके सेमिनार में भी आप बोलते रहते हैं। जब बरेली में भी आपने बोला। इसके अतिरिक्त आपका सबसे प्रिय विषय है GST। और GST के ही आज जो इनकम बजट आया है, उस पर जो GST के संबंध में चेंज हुए हैं या जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके विचार आज हमारे बीच में आप रखेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप करंट बजट में जो भी GST के संबंधित प्रावधान है उसके विषय में आप हम सबको बताएं। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी। ये तो विश्वकर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत शॉर्ट पीरियड में मुझे बताया गया, तो ये हर शर्मा जी का अधिकार है कि वो कभी भी हमें बुला सकते हैं और मैं हमेशा उनके कॉल पर उपस्थित हूँ। और आप लोगों का इतना प्यार है कि मैं मना तो कभी कर ही नहीं सकता। इतनी बार आप लोगों ने बुलाया, इतनी बार आप लोगों ने मुझे सुना, इतनी बार मुझे मौका दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं समय रहते आपको मना करूं। कोई ऐसी समस्या भगवान की दया से ना आए इतना इतना कि कम मुझे समय कभी सर, ऐसा 8 बजे करना आप पड़े। मतलब 8-9 बजे आपको पता पड़े और आप 4 बजे आप उद्बोधन देने आप हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इतना कम जी जी समय सर, एक वक्ता के लिए बहुत कम समय, लेकिन जो भी आपने बनाया होगा बहुत अच्छा बनाया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊं। हालांकि बजट के बारे में कई बार आप सुन भी चुके हैं, और जो 53rd GST काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें जो काउंसिल की तरफ से आया था वही ज्यादातर बजट में भी लिया गया है। हालांकि उससे रिलेटेड अभी नोटिफिकेशंस जरूर नहीं आए हैं, लेकिन काफी कुछ पिक्चर वहां से क्लियर हो जाती है।
और वो पिक्चर क्लियर होने से ये है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आते तब तक कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारी हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे संज्ञान में रहनी आवश्यक हैं, और जब नोटिफिकेशंस आएंगे तो हम अपने काम को गति दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लें। जी, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस समय स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा जो अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो अमेंडमेंट किया वो सेक्शन 9 पे किया, लेवी एंड कलेक्शन वाले में। हालांकि जो हमारे लिए बहुत कम इम्पोर्टेंट है उन पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं और बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं उन पे हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा करें कि उसका आउटकम क्या निकल करके आ रहा है। तो सेक्शन 9 में जो इन्होंने चेंज किया है वो बहुत थोड़ा सा चेंज है। ए अनडेनटर्ड अल्कोहल एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, तो इसको केवल इन्होंने जीएसटी से बाहर कर दिया है जो ह्यूमन कंजम्पशन का था। और इसके बाद इन्होंने सेक्शन 10 में जो चेंज किया वो मात्र चेंज किया, जो इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 74A। तो उसके बारे में इन्होंने जो कंपोजिशन लेवी का आपका सेक्शन है सेक्शन 10, उसमें ये इंसर्ट था। सेक्शन 74 मेड एप्लीकेबल टू कंपोजिशन डी। तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे, जहां भी आपको लगे कि इस पे हम लोग को डिस्कशन करना है तो आप बता दीजिएगा, बाकी जो मुझे लग रहा है वो मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको कवर। एक ये टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो डेट ऑफ इशुएंस का था कि जो इनवाइसेस हम लोग इशू करते हैं उसके संबंध में था। तो आगे अभी आरसीएम से रिलेटेड डिटेल में आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा। हाँ, सेक्शन 16 में जो इन्होंने चेंज किया, न्यू सब सेक्शन इन सेक्शन 16 है, ये हम लोग जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वो यही है। तो इसमें इन्होंने जो सब सेक्शन 5 लिया है वो लिया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इनवाइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ pertaining to the financial year 2017-18, 2018-19, 2019-20, and 2020-21. The registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under Section 39, which is filed up to the 30th day of November 2021। तो ये एक मेजर रिलीफ इन्होंने दिया है जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। हालांकि जो केसेस 2017-18 और 18-19 के हो चुके हैं उनमें तो आपको अपील लेवल पे आप होंगे, लेकिन 2019-20 और 20-21 के केसेस में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन एक जो अभी इनिशियली प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि 2019-20 के केस की जो ड्यू डेट है, जो उन्हें ऑर्डर पास करने की डेट है, वो है 31 अगस्त 2024। और इससे रिलेटेड अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसकी वजह से आप लोगों को वाकई में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। तो इस पे हम लोग जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग साथ में लेते चलेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही सर।
तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग साथ में लेते चले हर जी। अगर किसी भाई को सवाल हो इससे संबंधित तो हाथों हाथ अपना हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूँ। पांडे सर, मैं संजय भटनागर आगरा से। जी जी बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आईटीसी जो मैंने क्लेम की जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करी, जिसे डिपार्टमेंट बार बार आरआईटीसी कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन बनेगी? तो आपने क्लेम की और डिपार्टमेंट आरआईटीसी कर रहा है? जी, नॉट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2A, ये ग्राउंड मानते हुए। जहाँ देखिए, जहां तक नॉन रिफ्लेक्टिंग इन 2A वाला मैटर था वो तो आपका सर्कुलर 183 और 193 से कवर हो रहा था, जी तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको। सर, उसमें कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां हमें उस सर्कुलर से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, बहुत सी फर्में बंद हो गई, जैसे सर कोरोना पीरियड में। जी जी जी। एक्ट तो के हिसाब उसका से। लाभ आपको, उसका लाभ फिर आपको अपील में ही मिल पाएगा। जी सर। अपील में ही मिल पाएगा। बहुत सारे हाई कोर्ट के डिसीजन इसमें आ भी चुके हैं, आपके संज्ञान में भी हैं, जी तो उनका लाभ तो आप ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जरूर आपको थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि नोटिफिकेशन अगर इसके आते हैं तो उसमें देखिए क्या कंडीशन लेकर के आते हैं, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर वो इस, जैसे कि आपका प्रश्न है, इन लिटिगेशंस को नहीं खत्म करेंगे तो जो इनकी मंशा है कि हमें ट्रिब्यूनल, ये जो स्कीम एक तरह से मान के चलिए वो लेकर के आए हैं, उसका जो मुझे कारण लगता है वो ये कि ट्रिब्यूनल जैसे ही बनेंगे उसमें बहुत ज्यादा लोड आने वाला है। तो उस लोड को कम करने के लिए उन्होंने ये स्कीम लेकर के आए कि इस तरह से हम इसका, इनका लोड कम कर सकते हैं। सर, मैं वही और बात। जी सर। जी जी सर जी दूसरा ये था कि कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जब ये आई थी सर 2A की, या बहुत जगह ये आया कि आप इसको खुद ही रिवर्स कर दीजिए अपनी एग्जिस्टिंग आईटीसी से, जो जी 2A जी में जी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। या कुछ चीजें सर, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि जो बाद में आई, जो इन्होंने अब रिलीफ दिया 2021 तक का सर, 2024 में आकर सर, कुछ ऐसी भी तो आईटीसी हैं जो लोगों की लेने से छूट गई, जो 3B में क्लेम ही नहीं कर पाए, उसका बिल्कुल क्या? बिल्कुल। उसका जिक्र इन्होंने यहाँ कहीं तो लिया नहीं है, हालांकि उसको भी साथ में लेना चाहिए था। क्योंकि अगर उसकी वो उस समय जो सेक्शन 16 था, जी उसकी जो उनकी कंडीशंस पूरी हो रही थी तो उनको आईटीसी मिलनी थी। और जैसा कि भारतीय एयरटेल के केस में आपने देखा भी था कि उन्होंने कहा था 2A ओनली फॉर व्यू। तो अगर उस कंडीशन से भी हम चलें तब भी हम उसको, हमें उसको क्लेम तो करना ही चाहिए और आगे अपील लेवल पे हमें लाभ मिलेगा। हालांकि इन्होंने इसमें जरूर टेकअप नहीं किया है इसको, उसको भी करना चाहिए था। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे? नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। सर नहीं है किसी का, अच्छा, सर हम आगे लोगों, चलिए। जी जी जी। अब इसमें एक का हम लोग ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित। जैसे कि अभी आईटीसी की बात यहाँ पर भी आ रही थी, इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो ये जो 30 नवंबर 2021 तक लेने का था, तो जिन लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि उन्होंने जीएसटीआर 3B में क्लेम कर लिया था लेकिन ड्यू डेट के बाद किया था, तो उन लोगों को तो इससे काफी रिलीफ मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो वो लोग क्या करें जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था या सस्पेंड हो गया था और उसके बाद जब रिवोकेशन हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया, 3B फाइल किया, तो उसके बाद उनको जो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था उसके संबंध में जरूर इन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया है। Where registration of a registered person is cancelled under Section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order either under Section 30 or pursuant to any order
made by the appellate authority or the appellate tribunal are code, and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both in a return under section 13. तो इसके लिए इन्होंने जरूर ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया है कि जितने टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहा या कैंसिल रहा, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। और क्या करेंगे, फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस मे बी till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration. तो यहाँ पर एक रिलीफ आपको जरूर मिल रहा है कि जो आपका टाइम पीरियड था वो एक्सक्लूड हो रहा है। इसके साथ साथ आपको जिस दिन वो ऑर्डर पास हो गया, रिवोकेशन आपका हो गया, उससे 30 दिन के अंदर अगर आप अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको आईटीसी उसकी मिल जाए। The ITC of period during which a registration was in cancelled position which was revoked later on by appeal or tribunal can be taken if a return is filed within 30 days or if time limit of section 16 subsection 4 is still not less the later or। तो आपको ये एक रिलीफ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन के संबंध में भी मिलती है। दूसरा जो इन्होंने सेक्शन 17 में लिया, ज्यादातर आप देखेंगे कि जो सेक्शन चेंज किया या इंसर्ट किया है उससे रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं। जैसे कि इन्होंने बताया नो मोर रिलेवेंस सेक्शन 129 एंड 130 डोंट हैव एनी टैक्स नाउ एंड 74 विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 74A। तो बहुत से सेक्शन में जो चेंज आए हैं उनका एक रीजन ये भी है कि जो सेक्शन 74A हम लेकर के आए उसकी वजह से भी काफी चेंज सेक्शंस में आए। तो हमें जो है वो सेक्शन 74A जो इंसर्ट हुआ नया, उस पर डिटेल में डिस्कशन हम लोगों को करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ 128A जो 128 कैपिटल A आया है उस पर भी हमें चर्चा की जरूरत पड़ेगी। बाकी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेंगे, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो आप जरूर करें। यहाँ पर सेक्शन 31 में जो टैक्स इनवाइस से रिलेटेड इन्होंने चेंज किया, जो आरसीएम की बात मैं कर रहा था, वो ये रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 सेट within the period as may be prescribed. Issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both. Explanation इसका इन्होंने दिया है, for the purpose of class F, the expression supplier who is not registered shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51. तो यहाँ पर इसके लिए इन्होंने चेंज। बाकी ये सेक्शन 74A जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से चेंज आया है, फॉर्मेशन ऑफ रिटर्न का है। सेक्शन 70 में इन्होंने चेंज किया है जो हम लोग के लिए देखना जरूर है, जो कि संबंध से रिलेटेड है। वो संबंध वाले में अभी तक क्या था और अब उन्होंने न्यू चेंज क्या कर दिया वो जरूर देख लीजिए। इसमें इन्होंने जो न्यू सेक्शन 1 कैपिटल A किया, सब सेक्शन 1
कैपिटल ए किया, ऑल पर्सन summoned under subsection 1 shall be bound to attend either in person or by an authorized representative, as such officer may direct, and the person no appearing shall state the truth during examination or make statement or produce such documents and other things as may be required. तो यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि allows an authorized representative to appear on behalf of the summoned person. तो ये एक यहाँ पर बहुत अच्छा कदम माना जाएगा जो हम लोगों को रिलीफ भी इससे संबंधित देगा। अब यहाँ सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को चेंज करके जो 74A लेकर के आए हैं, अब हम लोग उसके डिस्कशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये आ गया हमारा न्यू सेक्शन 74A। अब 74A में कुछ चीजें लेकर के आए हैं। एक तो 74A में इन्होंने कह दिया कि जो 1000 रुपए से कम का डिस्प्यूटेड टैक्स होगा उसके लिए नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। तो उस कंडीशन में ये कब से इफेक्टिव होगा, कुछ आप लोगों से भी हम क्वेश्चन करते चले, जिससे क्योंकि बजट हम लोग ऑलरेडी अभी तक पढ़ भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं, तो हम लोगों के दिमाग में भी कितना आ रहा है वो भी थोड़ा सा पता चले कि जो 1000 रुपए से कम की नोटिस की बात इन्होंने की है वो हमारे ऊपर इफेक्टिव कब से। क्या अभी जो नोटिसें आ रहे हैं उसमें भी 1000 रुपए से कम की नोटिस की बात आ रही है? देवेंद्र सर, ये तो प्रोस्पेक्टिव डेट से ही लगा, क्योंकि कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं हुआ ना सर, रेट्रोस्पेक्टिवली। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव की बात नहीं कही गई है, इसलिए जो डेट आएगी वो 24-25 के लिए आएगी। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसी डेट से इफेक्टिव होगा, और मेरा ख्याल है ये 24-25 के लिए है, उसके पहले के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो न्यू सेक्शन को जरूर हम लोग डिटेल में देख लेते हैं पूरा का पूरा। तो इसका जो सबसेक्शन 1 ये लेकर के आए, वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid, or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice, along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this act or the rules made thereon. तो इसके लिए इन्होंने जो प्रोवाइड किया है वो है, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी इश्यूड इफ द टैक्स which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized in a financial year is less than 1000 rupees. तो जो मैं आपसे पूछ रहा था वो यही है कि अगर साल भर के अंदर का 1000 रुपए से कम का है, रॉन्गली अवेल्ड है या यूटिलाइज भी है, तो उस कंडीशन में ये नोटिस ना देने की बात कर रहा है। क्योंकि 74A वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं है, क्योंकि 73 और 74 जो आपका इफेक्टिव है वो 2023-24 तक के लिए है, और 24-25 के लिए वो 74A लेकर के आए हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि ये 24-25 के लिए है, डेट आपके नोटिफिकेशन के साथ आ जाए। इसका सबसेक्शन 2 अगर हम देखते हैं तो द प्रॉपर ऑफिसर सेल, देखिए इसमें इन्होंने किया क्या है, जो 73 और सेक्शन 74 था दोनों को मर्ज कर दिया है, और जो सेक्शन 73 था और जो सेक्शन 74 था उसकी रेलेवेंसी इधर से खत्म कर दी है। उसको केवल और केवल इन्होंने रखा है 23-24 तक के लिए, और 24-25 से आपका जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो सेक्शन 74A के हिसाब से। इसमें आगे अभी आप देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है उसको कैसे इन्होंने घटाया बढ़ाया है, और उस टाइम पीरियड को जो घटाया बढ़ाया उससे हमें कितना लाभ हो रहा है, हमें लाभ होने वाला है या डिपार्टमेंट को लाभ होने वाला है, वो भी हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 42 मंथ्स। अब देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि जब हम लोग सेक्शन 73 की बात करते थे तो वहां पे 36 मंथ, जब हम सेक्शन 74 की बात करते तो 60 मंथ हुआ करता। लेकिन उनको इन्होंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद एक नया लेकर के आ गए विद इन 42 मंथ्स, यानी 42 मंथ्स का पीरियड इन्होंने ले लिया। तो अगर हम 73 के हिसाब से देखें तो वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, और 74 के हिसाब से देखें तो टाइम पीरियड कम कर दिया गया। लेकिन 42 मंथ्स जो है वो डिपार्टमेंट के लिए अच्छा हो गया कि उन्हें दोनों तरह की नोटिस इतने टाइम पीरियड के अंदर देनी है। From the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilized relates to or within 42 months from the date of erroneous report. तो डेट्स वगैरह तो ऑलरेडी जो हम लोग सेक्शन 73 में देख रहे थे वही हैं। सब सेक्शन 3 जो इसका लेकर के आया उसमें लाए कि वेयर अ नोटिस हैज बीन इश्यूड फॉर एनी पीरियड अंडर सबसेक्शन 1, the proper officer may serve a statement containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for such periods other than those covered under subsection 1 on the person chargeable with tax. इसमें भी कोई चेंज नहीं है। The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under subsection 1 subject to the condition that the ground relied upon for such tax periods other than those covered under subsection 1 are the same as are mentioned in the earlier notice. अब इन्होंने जो यहाँ पर दिया, ये दिया सबसेक्शन 5 में आकर के, यहाँ से हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कब हमारे ऊपर कितनी पेनाल्टी का प्रोविजन। तो सबसेक्शन 5 में ये बता रहे हैं, द पेनाल्टी इन केस when any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or used, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर एनी रीजन अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड के अलावा अगर रीजन है तब क्या पोजीशन होगी, ऑन एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्स shall be equivalent to 10% of tax due. कितना होगा, 10% of tax due from such person or 10,000 rupees whichever is high. तो यहाँ पर इन्होंने ये अच्छा कर दिया कि 10% of tax due from such person और 10,000 rupees whichever is high. तो ये है नॉन फ्रॉड केस में। इसके साथ इन्होंने इसका टाइम पीरियड भी जो आपको रिप्लाई देने का था वो भी बढ़ाया, तो वो भी आगे देखते हैं। इसी का क्लास सेकंड में इन्होंने क्या किया, फॉर द रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्स शैल बी इक्विवेलेंट टू द टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन, यानी जितना भी अगर फ्रॉड केस है तो जितना टैक्स है उसी के इक्विवेलेंट पेनाल्टी भी रहेगी। अब उसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, वो भी देखेंगे। उसमें इन्होंने ये लिया, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6 विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आया। वो डिफरेंस ये आया कि जब हम लोग सेक्शन 73 की ऑर्डर की बात करते थे तो उसके लिए वहां पर प्रेस्क्राइब था कि उनको 3 महीने के अंदर ऑर्डर पास करना होता है, और जब सेक्शन 74 की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर प्रेस्क्राइब पीरियड जो ऑर्डर पास करने का था वो 6 मंथ। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या किया, अब अपने लिए उन्होंने समय ले लिया, सेक्शन 73 की बात करें 74 दोनों मर्ज कर, तो अब इन्होंने दोनों के लिए टाइम कितना ले लिया, 12 मंथ्स, यानी अब उन्हें ऑर्डर पास करने के लिए 3 महीने या 6 महीने की बात नहीं रह गई, अब उनके पास समय हो गया 12 महीने। तो पूरे 12 महीने यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग जब सेक्शन 74A को आगे और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 12 महीने भी क्या उनको पर्याप्त नहीं थे, वो भी आगे देखें। फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, provided that where the proper officer is not able to issue the order within
the specified period, the commissioner or an officer authorized by the commissioner, senior in rank to the proper officer, but not below the rank of joint commissioner of central tax, may having regard to their sum for delay in issuance of the order under subsection 6 to be recorded in writing before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of 6 months. यानी अब उनको समय कितना मिल गया? पहले सेक्शन 73 में उनको मिल रहा था 3 महीने का, 74 में मिल रहा था 6 महीने। अब उनको वो 3 महीने और 6 महीने हटा करके पूरा का पूरा समय मिल गया 12 महीने का, और 12 महीने में भी अगर वो ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनको समय दोबारा मिल सकता है कमिश्नर के द्वारा, या कम से कम ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा। वो रीजंस को जरूर रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसको समय चाहिए, लेकिन वो फर्दर टाइम 6 मंथ तक का और ले सकता है। यानी डिपार्टमेंट के पास अब ऑर्डर पास करने के लिए समय मिल गया 12 और 6 महीने, ये 18 महीने। तो अब आप देखिए कि डिपार्टमेंट किस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा है और कैसे अपना टाइम पीरियड भी जितना आवश्यक है उतना लेता जा रहा है। सर इसमें एक चीज दोनों के फायदे की है ना सर, डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे लिए भी तो है सर। जैसे सर हमारे लिए भी है, लेकिन तब ये होता था कि 3 महीने के अंदर उनको ऑर्डर पास करना होता था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कई बार पोजीशन ऐसी आती है कि हमें ऑर्डर चाहिए होता है कि ऑर्डर मिले तो हम आगे प्रोसीड करें, या कई बार हमें अपील जाना होता है लेकिन वो ऑर्डर पास नहीं कर। सर वही बात मैं कहना चाह रहा था सर कि सपोज दैट यदि किसी का लास्ट रिटर्न से यानी उन्होंने 6 महीने या 9 महीने में कहते हैं उनका 3 साल का टाइम है, और यदि वो 1 साल में ही रिटर्न वो कर दे, वो नोटिस इशू कर देते थे और हम सबमिट भी करते अपना रिप्लाई, मगर वो अपना ऑर्डर नहीं पास करते थे, वहाँ कोई टाइम लाइन डिसाइड नहीं थी। हाँ, ये एक आपका बिल्कुल सही सोचना है कि जैसे कि अभी भी ये हो रहा है कि उन्होंने 17, 18, 18, 19 की जब नोटिस इशू कर रहे थे, उस समय भी वो 21, 22 या 22, 23 की भी नोटिस इशू कर दे रहे थे जी। तो उसमें क्या था कि उन्होंने 17, 18 या 18, 19 का केस तो डिसाइड कर रहे थे, लेकिन 22, 23 की नोटिस इशू करने के बाद उसको ड्रॉप कर रहे, वो मतलब लिंगर ऑन कर रहे थे, लिंगर ऑन कर देते थे सर। तो वो लिंगर ऑन अभी भी चल रहा, मतलब 2 साल 3 साल होने के बाद भी उन नोटिस में लिंगर ऑन चल रहा। तो उनमें जरूर ये होगा कि इन्हें उस ऑर्डर को पास करना पड़ेगा, अगर वो 12 महीने में नहीं कर पा रहे हैं। 73 के अंदर इनको 3 महीने पहले और 74 में 6 महीने पहले इशू करना था, मगर अब सर इसके हिसाब से तो जो इनको पास टाइम लिमिट है तो 42 में लास्ट दिन तक भी इशू कर सकते हैं, इनके वो टाइम लिमिट तो खत्म हो गई 3 महीने 6 महीने वाली नोटिस। बिल्कुल। यहाँ पर इनको ये भी रिलीफ मिल गया लास्ट डे का, जो जहाँ प्रॉब्लम आती थी कि वो कहते थे अंदर इशू करने होते थे, वो खत्म हो गया, तो महीने के लास्ट दिन तक कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप देखिए कि धीरे धीरे वही पोजीशन आ रही है जो पहले कभी वैट वगैरह में या सेल्टेक्स में हुआ करती जी सर। तो वो अधिकारी वर्ग जो है वो अपने हिसाब से ही उन चीजों को चेंज करा पा रहा है, लेकिन हम लोग अपने लिए चेंज नहीं करा पा रहे। आप रजिस्ट्रेशन में देखिए कि पहले जब रजिस्ट्रेशन होता था 3 दिन में मिल जाता था, फिर 7 दिन का प्रोसीजर आया, 15 दिन का प्रोसीजर आया, लेकिन आज की डेट में देखिए अगर उनको 30 दिन का समय मिला तो वो ऑब्जेक्शन कब लगाते हैं? 29वें दिन। तो इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है या उनको मिल रहा है? जी सर। और उनको ये टाइम मिल जाता है कि वो बार्गेनिंग कर सकें। एग्जैक्टली। तो वो है कि हमें कितना लाभ मिल रहा है और उनको कितना लाभ मिल रहा है, इसकी बात की खैर वो तो मैटर थोड़ा अलग हो जाएगा, हम लोग आगे चलते हैं। द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of fraud। अभी हम लोग बात कर रहे थे
उसी को आगे देखते हैं। और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्स में, अब यहाँ पर बात आ गई क्लास फर्स्ट की। देखें, बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment or such tax or the tax as ascertained by the proper officer, and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer on receipt of such information shall not serve any notice under subsection 1 or the statement under subsection 3 as the case may be in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this act or the rules made thereof. अब यहाँ पर टाइमिंग की बात आती है। यहाँ पर जरूर हमें एक बेनिफिट लगता है जिसका लाभ हमें भी है, और वो क्या है कि जो क्लास सेकंड में दे रहे हैं, पे द सेट टैक्स along with interest payable under section 50 within 60 days of issue of so cause notice, and on doing so no penalty shall be payable, and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded. तो अभी तक आपने देखा कि चाहे सेक्शन 73 की बात करें या सेक्शन 74 की बात करें, दोनों ही कंडीशन में ये था कि हमें जो टाइम मिलता था वो 30 दिन का मिलता था, और 30 दिन के बाद पेनाल्टी प्रोसेस हो जाता। लेकिन अब हमें ये टाइम जरूर 60 डेज का मिल रहा है, 60 दिन का समय हमें इसमें मिलेगा, जो कि वाकई में स्वागत योग्य है, क्योंकि 30 दिन में ज्यादातर ये होता था कि वो कंक्लूजन नहीं निकल पाता था कि उसको टैक्स देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो अब उसको टाइम कम से कम 30 दिन से बढ़ करके 60 दिन तक का मिल रहा है, तो एक ये उसके फायदे का है। अब यहाँ पर सब सेक्शन 9 की बात करें, द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स वेयर एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड, और वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे जिसमें फ्रॉड की संभावना नहीं थी, लेकिन अगर इसमें रीजन ऑफ फ्रॉड है तो फिर आपके ऊपर कैलकुलेशन जो पेनल्टी का है वो किस तरीके से होगा और आपको उसके लिए कितना समय मिलेगा वो देखते हैं। बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिस आने के पहले अगर हम जमा कर देते हैं तब क्या पोजीशन है। फिर हम बात करेंगे कि नोटिस आने के जो 30 दिन थे वो 60 दिन कर दिए गए, यानी 60 दिन के बाद क्या पोजीशन है। और फिर हम बात करेंगे कि जब हमारे पास नोटिस के बाद ऑर्डर पास होकर के आ गया, उसके बाद हम जमा करते हैं तो क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस हमारे पास आने से पहले की स्थिति क्या है, यानी बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस। अंडर सबसेक्शन 1 pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to 15%। यानी नोटिस आने के पहले अगर हम जमा कर देते हैं, जो रीजन ऑफ फ्रॉड की बात कर रहा हूं उसमें, तो आपने अगर टैक्स जमा कर दिया, इंटरेस्ट जमा कर दिया और साथ में 15% पेनाल्टी जमा कर दी, तो फिर आपका वहीं से is deemed हो जाए। Of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment। देखिए, जो भी पेमेंट हम करेंगे उसके बाद इन राइटिंग हमें प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, पहले भी था और अभी भी है। एंड द प्रॉपर ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन shall not serve any notice under subsection 1। अगर आपने इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी कि टैक्स जमा कर दिया, इंटरेस्ट जमा कर दिया और 15% पेनल्टी जमा कर दी, तो फिर उसको नोटिस इशू नहीं करता। In respect of the tax to paid or any penalty payable under the provisions of this act or the rules made there। अब क्लास 2 देखते हैं। Pay the said tax along with interest
payable under Section 50 and a penalty equivalent to 25%. तो अब पेनाल्टी हमारी कितनी हो गई नोटिस के बाद? 25%. Pay the said tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to 25% of such tax within 60 days of issue of the notice. तो पहले हमने बात की थी कि अगर नोटिस इशू होने के पहले फ्रॉड के केस में क्या करना है, हमें टैक्स, इंटरेस्ट और 15% पेनाल्टी देनी थी। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू हो गई है तो नोटिस इशू होने के 60 दिन के अंदर अगर हम अपना टैक्स, इंटरेस्ट और 25% पेनाल्टी जमा कर देते हैं तो फिर हमें नोटिस आगे इशू होने की गुंजाइश नहीं है। डिपार्टमेंट को नोटिस इशू नहीं करना है, उसको वहीं पर डीम्ड कंक्लूड कर देना। तो दो कंडीशन हो गई, एक नोटिस इशू होने के पहले की, दूसरी हो गई नोटिस इशू होने के 60 दिन के अंदर की। यानी 60 दिन तक अगर हम ये जमा कर देते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं नोटिस के 60 दिन के अंदर हमने नहीं किया, समाप्त हो जाता है। Pay the tax along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty equivalent to 50% of such tax within 60 days of communication of the order. अब बात आ गई कि नोटिस के बाद ऑर्डर हो गया और ऑर्डर होने के बाद अगर हम 60 दिन के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट और उसके साथ साथ 50% पेनाल्टी जमा कर देते हैं तब भी वो डीम्ड कंक्लूड हो जाएगा। एंड ऑन डूइंग सो ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूड। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिल गए। एक, पहला ये कि अगर आपने नोटिस आने के पहले आपकी जानकारी में आ गया और आपने उसको 15% पेनाल्टी के साथ यानी टैक्स, इंटरेस्ट और 15% पेनाल्टी के साथ जमा कर दिया। दूसरा कंडीशन हो गई कि डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दी, नोटिस देने के 60 दिन के अंदर आपने जो ड्यू टैक्स है वो प्लस इंटरेस्ट और 25% पेनाल्टी जमा कर दी तो भी आपका वो कंक्लूड हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आपको मिला कि अगर आपका नोटिस के बाद ऑर्डर पास हो गया और ऑर्डर पास होने के 60 दिन के अंदर अगर आप ड्यू टैक्स, इंटरेस्ट और 50% पेनाल्टी जमा कर देते हैं तो भी आपका ये कंक्लूड हो जाएगा। Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under class 1 of subsection 8 or class 1 of subsection 9 falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in subsection 1 in respect of such amount which falls short of the amount actually paid. अब इसका जो सबसेक्शन 11 है उसमें इन्होंने नॉट विद स्टैंडिंग का प्रयोग किया, यानी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लास 1 और क्लास 2 ऑफ सबसेक्शन 8, पेनाल्टी अंडर क्लास 1 ऑफ सबसेक्शन 5 shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of such tax. तो जो आपका सेल्फ असेस टैक्स है, जैसा कि आप देखते थे कि 3B और GSTR 1 का जो डिफरेंस आ जाता था, तो अगर हमने GSTR 1 में जो फिगर डाली है और 3B में उससे कम डाली है तो सेल्फ असेस टैक्स का जो डिफरेंस आ जाता था उसकी बात कर रहे हैं। या आपने कलेक्शन कर लिया है और उसको ड्यू डेट के 30 डेज तक नहीं जमा करते हैं तो भी आपके ऊपर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स होगी। सबसेक्शन 12 की बात करें, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन shall be applicable for determination of tax pertaining to the financial year
2024-25 ऑनवर्ड्स। तो जो हमारा ये सेक्शन 74A है, इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात अगर करें तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स ये लागू होगा, और इससे पहले आपका सेक्शन 73 और 74 जैसे कि एप्लीकेबल था उस तरह से रहेगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन the expression all proceedings in respect of the said notice shall not include proceedings under section 132, where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section. The proceedings against all the persons liable to pay penalty under section 122 and 125 are deemed to be concluded. तो बाकी चीजें तो एज जैसे पहले एप्लीकेबल थी वही हैं, फिर भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 दिया जो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्रेशन shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report, or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. तो ये था हमारा सेक्शन 74A जो नया इंसर्ट हुआ है। इससे रिलेटेड किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ। पांडे सर, मेरा क्वेश्चन ये है इसका सबसेक्शन 1 के लिए जी कंडीशन ऑफ फ्रॉड के अंदर जहाँ है ना बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस, जी 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 उस कंडीशन में डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर कंसर्न पर्सन को कैसे इंटीमेट करेगा? क्या DRC 01 की तरह जैसे पैसे रीजन ऑफ स्टेटमेंट करता था वो अब मैंडेटरी हो गया उसके लिए? देखिए इस हिसाब से तो उसको मैंडेटरी है कि उसको 61 की भी नोटिस देनी चाहिए, DRC 01A भी देना चाहिए, क्योंकि DRC 01 तो आपका नोटिस हो गया। मैं वही बात नहीं 1A की बात कर रहा हूँ सर। 1 तो नोटिस हो गया, पैसे कैसे बस सर्टेन होगा? या तो 61 से होगा। 61 भी उसको देना चाहिए और DRC 01A भी देना चाहिए, क्योंकि जो सर पहले चेंज हो गया था शेल की जगह में आ गया था इस, अब तो वहां तो अभी कोई चेंज हुआ नहीं इस चीज में वर्डिंग्स में। हाँ वर्डिंग्स में चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो नोटिफिकेशन आए उसमें ये तो इनको देना चाहिए, नहीं तो ये बात कैसे होगी कि वो बिफोर नोटिस जमा कर पाएगा। यही मेरा क्वेश्चन है। बिफोर नोटिस की तो बात फिर कहीं आ नहीं पाएगी ना सर। दूसरा फायदा ये हो गया इन्होंने सप्रेशन को डिफाइन कर दिया, क्योंकि पहले एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं था सप्रेशन। हाँ पहले बिल्कुल बिल्कुल वो पर्पस जो था कि कहीं भी कुछ चीज को ले लेते थे, कुछ भी मान लेते थे सप्रेशन ऑफ फैक्ट को, वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया अब इन्होंने। वो डिफाइन कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। जी सर इसमें ऑर्डर करने का टाइम पीरियड क्या दिया है? 42 मंथ, 12 महीने नोटिस से। मतलब इंटरेस्ट और हमने अगर टैक्स जमा कर दिया तो हमें 42 महीने इंतजार करना होगा ऑर्डर लेने का? नहीं, नोटिस से 12 महीने के अंदर, नोटिस जो इशू करेंगे उससे 12 महीने। 12 महीने नोटिस इशू से 12 महीने के अंदर उसको ऑर्डर पास करना है। अगर नहीं कर पाता है तो ऊपर उसे हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। 6 महीने और बढ़ जाएंगे। और उस कंडीशन में भी जी अगर उस कंडीशन में भी वो नहीं कर पाया तो फिर तो डीम्ड माना जाएगा। अगर वो 12 महीने में ऑर्डर पास नहीं कर पाता तो डीम्ड माना जाएगा, जैसे अभी माना जा रहा था वैसे ही माना जाएगा। सर जी सर इसमें ये जो फ्रॉड और विलफुल स्टेटमेंट के लिए आएगा जब नोटिस है तो मेंशन करके आएगा ना सर? इसमें बिल्कुल मेंशन करके आएगा। वो सब सेक्शन जो एज्यूम करेगा उससे पता चल जाएगा आपको कि सब सेक्शन किस में नोटिस दिया, कि 74A के किस सब सेक्शन के अंतर्गत नोटिस दे रहा है। तो फिर सर ये जो फ्रॉड के केस को उनको बर्डन ऑफ प्रूफ किसका रहेगा सर?
देखिए बर्डन ऑफ ऑफिसर प्रूफ तो का। आपके ऊपर ही है। सर वहां तो ये था कि उनको ऑफिसर्स को ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता था कि वो बताए कि ये किस तरीके से नहीं, फ्रॉड है। वो तो उसे नहीं, वो तो उसे नोटिस में रीजंस जो है वो डालने हैं कि वो कैसे जी एज्यूम कर रहा है कि ये रीजन ऑफ फ्रॉड जो है वो उसको देना है। पहले जी पहले वो नोटिस में रीजन ऑफ फ्रॉड देगा। वो तो देखिए अभी भी था, लेकिन वो नोटिस में नहीं देते थे, सीधे सीधे 74 या 73 में नोटिस इशू कर देते थे। लेकिन उनको रीजन ऑफ हाँ फ्रॉड देना है, रीजन मेंशन करने हैं। जी सर। आगे जो ये 74A का इम्पैक्ट जिन जिन सेक्शंस में आ रहा है उनके बारे में इन्होंने दिया है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं 128A में। पांडे सर, जी 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 पांडे सर, ये जो 74A लाए हैं, जी 73 74 को मर्ज करके ये अपनी खामियों को छिपाने के लिए लाए हैं। अब हम अगर उनको पहले 74 में अगर कोई नोटिस देते थे तो उनको बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट के ऊपर था कि क्यों वो 74 में ले आए। जब इन्होंने 74A ले आए तो ये कंडीशन समाप्त हो गई, और जब जवाब दे दूंगा तब वो डिसाइड करेंगे कि ये 73 में जाने लायक है कि 74 में जाने लायक है। इसीलिए तो उन्होंने मर्ज किया दोनों को। इसीलिए तो मर्ज किया, नोटिस मतलब ये डिपार्टमेंट अपने फेवर के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए उसने इसको लिया। जी जी मैंने अपना सबमिशन देने से पहले सबसे पहले यही बोला था कि आप अब ये देखिएगा कि जो ये चेंज आए हैं ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है और डिपार्टमेंट के लिए कितना फायदेमंद है। दूसरी बात, डिपार्टमेंट अपने लिए ज्यादा फायदा ले पा रहा है और हम लोगों के लिए बहुत कम फायदे की गुंजाइश है। दूसरी बात, अगर आप 74 अगर हमारे रिप्लाई के बाद अगर डिसाइड करते हैं तो जो 74 में पहले था कि 15% प्री शोकाज नोटिस अगर है, DRC 01A है तो आप जमा कर रहे हैं, 15% तो आपने यहाँ खा गया। एक्ट की वो लैंग्वेज कहाँ गई? क्या उसको आप रूल्स को राइट करेंगे क्या? 15% फिर ऑप्शन मेरे पास कहाँ रहा? DRC 01A आना मैंडेटरी है 74 को अगर मानते हैं तो। आप तो यहाँ सीधे 25% ले रहे हैं। अगर DRC 01 मैंने दे दिया 1 तो उसके बाद अगर 30 दिन में करते हैं तो आपको ये है 25% जमा करना है। तो जो 15% वाला ऑप्शन था वो मेरा क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भटनागर जी का भी यही प्रश्न था कि वो हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए जब तक सेक्शन 61 का नोटिस या DRC 01A वो नहीं देंगे तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे अब ये केसेस आप में बहुत ज्यादा मतलब हमको लग रहा है कि अपीलें और हाईकोर्ट के केसेस पैदा होंगे। ये लिटिगेशन को बढ़ा रहे हैं इसको ला करके। भाई वो जो लाते हैं ना वो यही तो है कि वो स्पष्ट रूप से उस चीज को नहीं दे पाते हैं और स्पष्टता न होने की वजह से ये लिटिगेशन तैयार हो जाता है। देखिए अभी नोटिफिकेशन अवेटेड है, नोटिफिकेशन आते हैं तो क्यों ये लेट कर रहे हैं, कितना क्या उसमें चेंज करेंगे डिपेंड करेगा उस पर। अब इसके बाद हम लोग जो एक नया सेक्शन इन्होंने सेक्शन 120A इंसर्ट किया है उसकी बात करते हैं। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with a notice issued under subsection 1 of section 73 or a statement issued under subsection 3 of section 73, and where no order under subsection 9 of section 73 has been issued. An order passed under subsection 9 of section 73, and where no order under subsection 11 of section 107 or subsection 1 of section 108 has been passed. यानी 3 क्लास इन्होंने दिए हैं। तीसरा है an order passed under subsection 11 of section 107 or subsection 1 of section 108, and where no order under subsection 1 of section 113 has been passed. तो इन्होंने 3 क्लास यहाँ पर दे दिए। क्लास A
कि अगर आप नोटिस की स्थिति में हैं तो, अगर आपका ऑर्डर पास हो गया है तो, और तीसरा दे दिया कि अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के पास हैं, फर्स्ट अपील या ट्रिब्यूनल में है, तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, यानी आपको तीनों जगह पर लाभ मिल जाएगा। अब इसको आगे इन्होंने क्या करा कि पर्टेनिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2020 का पीरियड इन्होंने इसके लिए सेलेक्ट किया। Or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in class A, class B, or class C, as the case may be, on or before the date as may be notified by the government on the recommendation of the council. No interest under section 50 and penalty under this act shall be payable, and all the proceedings in respect of the said notice. आपको इन तीनों कंडीशन पे, ये तीनों क्लास पे इन्होंने रिलीफ दे दिया कि आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी वेव कर दी जाए। इसके आगे ये बात करते हैं, और ऑर्डर और स्टेटमेंट एज द केस में बी shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed. Conditions क्या क्या हैं? Provided that where a notice has been issued under subsection 1 of section 74 and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the appellate authority or appellate tribunal or a court in accordance with the provisions of subsection 2 of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order as the case may be referred to in class A or class B of the subsection. तो रिलीफ किसको दे रहे हैं और किसको रिलीफ नहीं दे रहे हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सबसेक्शन इन केसेस वेयर an application is filed under subsection 3 of section 107 or under subsection 3 of section 112 or an appeal is filed by an officer of central tax under subsection 1 of section 117 or under subsection 1 of section 118 or where any proceedings are initiated under subsection 1 of section 108 against an order referred to in class B or class C or against the directions of the appellate authority or the appellate tribunal or the court referred to in the first proviso shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the appellate authority or the appellate tribunal or the court or the revisional authority as the case may be within 3 months from the date of the said order. तो यहाँ पर जो इन्होंने 3 क्लास लिए, तो पहला तो ले लिया कि अगर आपका नोटिस में जो भी आपका टैक्स ड्यू है वो आप जमा कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी वेव हो जाती है। दूसरी कंडीशन ले ली कि आपका ऑर्डर पास हो गया और ऑर्डर पास होने के बाद आपने देखा कि इंटरेस्ट जो ड्यू है वो आप जमा कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी वेव हो जाती है। तीसरा कंडीशन जो उन्होंने लिया वो ये कि आपने ऑर्डर पास होने के बाद आप अपील के लिए चले गए और अपील आपकी अभी पेंडिंग है, तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप अपना ड्यू टैक्स जमा करिए, इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपकी वेव हो जाए। हालांकि आगे इन्होंने कहा है कि आपको जो अपील आपने फाइल कर रखी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास आपकी हियरिंग हो गई है, ऑर्डर पास हो गया है और ऑर्डर पास होने में अगर एडिशनल टैक्स रिक्वायर्ड है तो आपको वो एडिशनल टैक्स भी जमा करना होगा, और उसके लिए इन्होंने टाइम फ्रेम भी दे दिया कि ऑर्डर पास होने के विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेड ऑर्डर, तो आपको वो भी जमा करना है और 3 महीने के अंदर जमा करना है, तो भी आपको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर सच इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी हैज ऑलरेडी बीन पेड, नो रिफंड ऑफ द सेम शैल बी एड। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लोगों का पहले प्रश्न था उसको भी यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दिया
कि जिन लोगों ने ड्यू टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जमा कर दी है तो उनका इंटरेस्ट और पेनाल्टी अब रिफंड नहीं होगा। तो ये चीज इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, यानी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर था वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। Nothing contained in subsection 1 shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund. Erroneous refund के मामले में भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। Nothing contained in subsection 1 shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before appellate authority or appellate tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under subsection 1. तो अगर आपने कोई अपील या रिट फाइल कर रखी है तो अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। Notwithstanding anything contained in this act where any amount specified under subsection 1 has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said subsection, no appeal under subsection 1 of section 107 or subsection 1 of section 112 shall lie against an order referred to in class B or class C of subsection 1 as the case may be. यानी अगर आप स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर आपका अपील का अधिकार भी समाप्त हो जाए। तो ये जो सेक्शन 128A है उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें किन किन कंडीशन में क्या क्या लाभ मिलने, यानी नोटिस के स्तर पे भी मिल रहा है, ऑर्डर के स्तर पे भी मिल रहा है, अगर हम अपीलेट कोर्ट में चले गए हैं तो भी हमको इसका लाभ मिल रहा है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो हेलो हेलो मैडम बोलिए। सर, ऐसा है कि जो मेरे एक केस है उसमें मेरे टैक्स वैक्स में जमा कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपील दाखिल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने जीएस मतलब सॉरी जी आर मतलब 3 से मैंने जमा किया था टैक्स, वो उसको मान नहीं रहे हैं क्योंकि ऑर्डर निकाल दिया उन्होंने, ऑर्डर में उन्होंने जो है डिमांड निकाल दिया है और डिमांड हमारी खड़ी है, मैं उसकी वजह से अपील दाखिल नहीं कर पा रही। तो क्या मुझे 128A का लाभ मिलेगा पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए? नहीं, आपने जो ड्यू टैक्स था वो जमा कर दिया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास किया। ड्यू टैक्स मैंने जमा किया था उससे मैं दिमाग से निकल 3 से जमा किया था मैंने, DRC 03 से जमा किया DRC आपने। 03 से जमा किया था और जो डिमांड निकली DRC 03 से भी जमा कर दी और मैंने उसमें भी एडजस्टमेंट कर दिया, जो मेरा टैक्स पड़ा था उसमें कैश लेजर में उससे भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। बट एक मेरा टैक्स रह रहा है IGST का, उसकी वजह से मैं अपील नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आपका IGST आपने पे नहीं किया है, बाकी नहीं, IGST सर मैंने पे कर दिया और मुझे मतलब 3 कर दिया मैंने, वो उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा ना। 3 से मैं IGST जमा कर चुकी हूँ, वो वहाँ पे डिमांड में अभी भी खड़ा हुआ है और SGST GST मैंने जमा कर दिया DRC 03 से, सारा टैक्स में DRC 03 से जमा कर चुकी हूँ और IGST में एडजस्टमेंट से भी कर चुकी हूँ, बट DRC 03 से जो मैंने जमा किया है उसकी वजह से समझ पा रहा है। लेकिन आपको अपील जाने के लिए अगर ड्यू टैक्स है तभी तो आपको प्री डिपॉजिट देना है, अगर ड्यू टैक्स नहीं है तो प्री डिपॉजिट तो आपको देना नहीं है। ड्यू टैक्स उनकी डिमांड में खड़ा हुआ है ना, मैंने DRC 03 से जमा किया, उसका लाभ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, वो डिमांड निकाल दी उन्होंने। जी, उन्होंने सेट ऑफ नहीं किया है उसको। जी सर जी, आपके लिए ऑप्शन वो अभी कहते कि फ्री आएगा उससे सेट ऑफ।
ऐसा है मैडम कि जो आपने DRC 03 से जमा किया है उसके लिए एक नया फॉर्म आ गया DRC 03A। जी सर। ठीक है, तो DRC 03A से आप उसको जो है चेंज कर सकती हैं, जहां ले जाना चाहें, कैश लेजर में ले जाना चाहें तो वहां पे ले जा सकती हैं। तो सर ये हो गया नोटिफाई? हाँ, नोटिफाई हो गया, DRC 03A नोटिफाई हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। करती हूँ सर, उसी से फिर अपील दाखिल करती हूँ फिर, क्योंकि बिल्कुल। अपील दाखिल किए बिना 128A का लाभ हमको शायद मिलेगा नहीं। नहीं, अभी तो उसका खैर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर ड्यू टाइम पे आपका अपील है तो आप फाइल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जी आपके सर। पास विड्रा करने का ऑप्शन तो रहेगा ही। जी सर, थैंक यू सर। सर सर पांडे सर, जी जी, बताइए। मैं ये कह रहा कि जैसे हमने DRC 03 मैम बता रही थी, उनने कर दिया, अभी उनको पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है DRC 03A की, तो वो जो जी डिमांड उनको वहां पे दिख रही है वो वहां पे जाके सेटअप में नहीं जाएगी क्या? अगर वो जा रही है तो फिर हम फर्दर उसी चीज के लिए अपील के लिए मतलब हमें जाना पड़ेगा क्या? वो ये अगर हो सकता है ना नहीं, सर कि सेट ऑफ में अगर नहीं जा रही है तो आपके लिए जिनका सेट ऑफ में नहीं जा रहा उन्हीं के लिए DRC 03A आया है। नहीं, तो अब GRC 03 फाइल करने के बाद तो उन्हें वो ऑफिसर्स को दिखने लगेगा ना कि हाँ ये उसी के अगेंस्ट में GRC 03 मतलब जो भरा था वो अब इनने बिल्कुल। कन्वर्ट कर दिया GRC 03 ऐसे कि वो डिमांड वहीं पे है, उसी नहीं के तो लिए आप मतलब फिर, पे की गई है। नहीं, उसके लिए आप 161 में जा सकते हैं। हाँ, तो हम मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से जब ये लाए हैं तो वहां तक अपील की प्रोसीजर फिर क्यों जाना, जब शॉर्टकट ही उनने दे दिया हमें DRC 03A, तो यहाँ से ही कुछ होना चाहिए ना सर, मतलब कि या तो देखिए 161 हम दे नहीं जी, के सर, वहां पे 161 उसको तो आपके पास अभी भी 10 ओपन है। 10,000 की जो पेनल्टी है उसके लिए तो मैं अपील में जाना पड़ेगा ना, 20 नहीं, एंड तो वो 10 तो 10। आप मैम वो तो आप पहले ही जमा कर चुके थे ना, सिर्फ DRC 03 आपसे भूल बस हो गया था, ठीक है ना? वो तो आप पहले नहीं, कर शुरू में चुके थे ना। मालूम ही नहीं था किसी को, DRC 03 से ही जमा करते थे जो हमारा ड्यू टैक्स तो होता था। इसीलिए तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब वो पेनाल्टी का भी ऑप्शन उनको सेट ऑफ करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमारे उससे टाइम पीरियड से पहले आपने DRC 03 कर दिया, उसको एक कन्वर्टर के लिए DRC 03 ये लाए हैं, तो उनका मतलब यही है कि वो प्रोसीजर जो वहां तक आप लेके जाना चाह रहे थे अपील तक, वो खत्म कर दी जाए और यहाँ पे ये सेटलमेंट बैठा दिया जाए कि ये डिमांड बट जो पे की गई है। सत्येंद्र बट जी, जो जो कंडीशन इन्होंने लगाई 128A में कि अगर हम अपील में गए हैं, अगर हम ऐसे गए हैं तो हमको लाभ मिलेगा, तो उस लाभ को लेने के लिए हमें अपील में जाना पड़ेगा, फिर अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं, आप ये तो देखिए पहले कि वो DRC 03 था जो, वो पहले ही जी। डिपॉजिट हो गया था ना आपके विद इन टाइम पीरियड, टैक्स पे हो नहीं, गया था ना। बाद में 30 किया डेज के हमने। बाद हुआ है, जी जी जी, 30 डेज के बाद हुआ है ना। अच्छा, 30 डेज के बाद हुआ है। जी जी, फिर देखना पड़ेगा थोड़ा। नहीं जी सत्येंद्र सर। जी, DRC 03A जो लाए हैं सर, वो उसी लिए लाए हैं कि पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था प्रॉपर ऑफिसर के पास। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ सर। जो 3 आयात से जमा हो चुका है उसको अब ये इसके DRC 03 के थ्रू एडजस्ट करेंगे, मैम DRC 03 से भर देंगी, उसी अमाउंट को दिखा देंगे एज ए वो। हाँ, पर वो अभी ये कह रही हैं सर कि वो जो 10,000 रुपीज की पेनल्टी आ गई है ना, उसके लिए जो अभी 128 नोटिफाई नहीं हुआ है, तो अब उसके बीच में वो नोटिफाई अगर होता है और वो ये आता है कि जब अपील में आप जाओगे तब वो छूटेगा, जी ठीक है, तब ये दिक्कत हो रही है ना मैम पेनल्टी की। करना पड़ेगा, उससे पहले आ जाएगा ये, देखिए अगले महीने तक आ जाएगा ये। हाँ, जैसे ये आ तो जाएगा ही सर एक्ट में, अब बजट इस में तो तरीके से नोटिफाइड हो डाल गया, के। जैसे बजट को कंसेंट मिल जाएगी प्रेसिडेंट की। नहीं, या तो आउटराइट 128A की कंडीशन ये होगी, जिन्होंने टैक्स जमा कर दिया उनका वेवर हो ही जाएगा, तब तो ठीक है, तब तो सबके लिए लाभदायक है। मैम शैलजा मैम सबके नहीं तो लिए, मगर ये है कि जिन्होंने जमा कर दिया उनको रिफंड नहीं मिलेगा, टैक्स प्लस हाँ, इंटरेस्ट जो कर चुके ऑलरेडी, वो रिफंड नहीं होगा। अगर आप अपील के लिए प्री डिपॉजिट में आपको यूज करना है तो आप GSTR 3A का प्रयोग कर सकती हैं, उससे आपका प्री डिपॉजिट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। बाजा बजवा ही नहीं रहे, तुम पड़ोस में बजवा दे। तैयार तो करो।
बस ये है। पुराना यार। मतलब इससे रिलेटेड किसी का और कोई प्रश्न हो? बारे में है 74 में हमारे केस में अनोइंगली मतलब हमने जो है आईटीसी हमने ज्यादा ले ली है, तो वो कोई फ्रॉडुलेंट नहीं ली है। हमारे पास आईटीसी थी, हमने वो आईटीसी ली, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है फ्रॉडुलेंट, उन्होंने 74 में कर दिया, जबकि हमारे पास परचेज में वो है टैक्स, लेकिन लोगों ने वो दिखाया नहीं है, उसमें B2CS में डाल दिया है, कहाँ डाल दिया, तो उसको उन्होंने ऋषिकेश का मामला है, उन्होंने उसे 74 में डिसाइड कर दिया। नहीं, डिसाइड कर दिया तो आप अपील जा सकते हैं। जब आपके पास फ्रॉडुलेंट नहीं है, आपके पास परचेज बिल उसका है, और सारे तो परचेज फ्रॉड बिल तो है हमारे बनता ही पास। नहीं है। तो फ्रॉड तो बनता ही नहीं है। आप उसके लिए अगेंस्ट में अपील चले जाइए। अपील में ही जाना पड़ेगा सर, सेंट्रल वाले तो ज्यादा कर देते हैं ना फटाफट, हाँ, स्टेट वो का नहीं है हालत मैटर। पास करता है जी। मेरा ख्याल है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है हर्ष जी, तो यहाँ वाले बिहार का ही बेच रहे हैं। हाँ जी सर, हेलो। किसी भाई का अगर सवाल ना हो तो बताएं। संजय भाई, और किसी सवाल लग नहीं रहा शायद? नहीं लग रहा सर, सबने लगभग हो ही गया सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र वाधवा जी से। देवेंद्र वाधवा जी, देवेंद्र वाधवा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देवेंद्र वाधवा जी, देवेंद्र वाधवा साहब, देवेंद्र वाधवा साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देवेंद्र वाधवा जी, देवेंद्र वाधवा जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। देवेंद्र वाधवा जी, अंकित जी देखना देवेंद्र वाधवा जी कहाँ रुक गए। देवेंद्र वाधवा जी, आ गए सर। ये देवेंद्र जी, नमस्कार सर, हो गया सर, वो असल में म्यूट हो नहीं रहा था, अनम्यूट हो नहीं रहा था, म्यूट पकड़ के अटक गया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करिए सरस्वती पुत्र हमारे देवेंद्र पांडे जी का। दोनों ही की नाम राशि हैं आज, आप ही के नाम राशि हैं आज के वक्ता साहब। इसके बाद राष्ट्रगान करेंगे आप। राष्ट्रगान के समय सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक्रोफोन प्लीज म्यूट रखिएगा सब लोग। सर्वप्रथम मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वतीपुर आदरणीय एडवोकेट DK पांडे कानपुर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। हम सभी साथी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वह आप पर सदैव अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें और आप हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। मैं आज के वेबिनार के सफल आयोजन के लिए उपकाश की पूरी टीम का, वेबिनार के प्रथम भाग के सरस्वती पुत्र प्रिय भाई अंकित गर्ग जी का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, महामंत्री उपकाश श्री प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन श्री प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश श्री रविंदर खरे जी का, तथा सभी उपस्थित साथियों का भी
धन्यवाद देता हूँ। सर, विधि वाणी के सफल 4 वर्ष पूरे होने पर सभी को बहुत बहुत बधाई। इस सफलता को प्राप्त करने में उपकाश की पूरी टीम, विशेषतः आदरणीय हर्ष शर्मा जी बधाई के हकदार हैं, जो प्रत्येक शनिवार के लिए पूरे सप्ताह लगे रहते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है कि हर सप्ताह एक सरस्वती पुत्र को नए नए टॉपिक के साथ बात करके उन्हें विधि वाणी के कार्यक्रम में लाना। सर, आपको दिल से सैल्यूट है। विधि वाणी के सफल आयोजन के लिए सरस्वती पुत्र अंकित गर्गी, शैलेश सर, संजय भटनागर तथा उपस्थित सभी साथी भी बधाई के पात्र हैं। सर, आपकी सबकी वजह से यह 4 वर्ष सफल पूर्ण हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी से निवेदन कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधिधर। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी डेलीगेट्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इवन मेरे सरस्वती पुत्र श्री देवेंद्र पांडे जी का, जिन्होंने आज इसने कष्ट में समय में, जिससे अर्जेंसी में हमें समय दिया, पढ़ाया हमको आज। उससे विजेता सर की पता लगती है कि सर वास्तव में सरस्वती पुत्र हैं। टॉपिक भी बताया अभी सुबह ही, और सब एकदम साहब ने हाँ कर ली और हमारा आज का क्लास को आशीर्वाद दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगले सप्ताह फिर आप सबसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए गुरु के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सर। धन्यवाद सर। किसी कोई और टॉपिक? बहुत जी बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा सूचनाएं दी। नहीं सर, मेरा धन्यवाद किस बात का, मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का। मेरा धन्यवाद थोड़ी, धन्यवाद दीजिए ईश्वर का, सरस्वती पुत्रों का, जो से हमें आशीर्वाद देते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं। कैंसिल हो जाने के बाद भी जो है आपने समय देके फिर रेडी कराना